वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज और कोई तो डाउट है उसमें? एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? कर सकते हो। और टेबल याद रख लो, वट एवर द टेबल गिवन टू यू पीपल बिफोर स्टार्टिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अजम्पशंस पढ़ते वक्त एक टेबल दिया था, D1 to D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बी फैमिलियर विद दिस टेबल। एंड जो भी एक्सेप्शनल केस आपको बोला गया था, रिमेंबर दोज एक्सेप्शनल केसेस, वो अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आना शुरू होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर जनरली क्या पूछा जाता है, दे विल प्रोवाइड यू द सर्टेन कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन में देके वेदर दिस आर इनर और आउटर डी कॉम्प्लेक्स, वेदर दिस आर डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है। जनरली दे विल आस्क रिगार्डिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके हाइब्रिडाइजेशन, उसके ज्योमेट्री, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ तो डाउट रहा तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, नहीं तो विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट बिट। विल स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या क्या लिमिटेशंस थे, देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने आता है। कुछ तो डाउट है? एनी डाउट? नहीं है? देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, limitations of valence bond theory. Limitations, क्या क्या limitations थे? What are the limitations of the valence bond theory? The first limitation of the valence bond theory is what? It is having the large number of assumptions. Postulates पढ़ा था हमने, तो बहुत सारे postulates थे. First limitation is what? It is having number of assumptions. It is having many number or large number of assumptions. One. Second one is what? It fails to explain, or it fails to explain magnetic property of complexes in detail. Complexes in a correct way. हमने पढ़ा था, after the hybridization, once the vacant orbital of central metal atom get overlaps with the fulfilled orbital of ligand, just will calculate the number of unpaired electron. By seeing the number of unpaired electron, magnetic moment हम calculate करते थे, mu equals to under root of n into en plus 1 n plus 2. By keeping the value of number of unpaired electron, हम क्या calculate करते थे? Magnetic moment. तो यहाँ पे क्या हुआ? Sum of the magnetic moment given by the what? This valence bond theory wrong होना शुरू हुए. It has given certain number of misinterpretation with respect to what? Magnetic moment or magnetic property of the complex. Some of the magnetic moment values given by the valence bond theory जब बाद में कैलकुलेट किया गया वो रॉन्ग होने शुरू हुए. ड्यू टू दैट रीजन क्या बोला गया? द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज नॉट गिवन अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बोल के बोला गया. वो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैलकुलेट करने के बाद, पढ़ने के बाद मालूम होगा इधर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, एक्चुअली कितना रहता है. तो इट फेल्स टू गिव द करेक्ट इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्सेस बोल के बोला गया. थर्ड वन हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था, उसमें बोला था लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड थे. कलर्ड थे. रीजन फॉर द कलर्ड इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. क्या पूछा गया? द ऑल द कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली मेड अप ऑफ एक सेंट्रल मेटल आयन से बना हुआ रहेगा, एक लिगैंड से. द सेंट्रल मेटल एटम यूजुअली कौन सा रहता है? डी ब्लॉक, 3D सीरीज, 4D और 5D, कोई तो सीरीज एलिमेंट रहेगा. तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड थे. दोज आर द कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस. तो क्या पूछा गया? व्हाई द मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड बोल के पूछा गया. बट दैट थ्योरी, दैट एक्सप्लेनेशन कुडंट बी गिवन बाय व्हाट? द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन
fails to explain the coloring nature of the complex. Why the complexes are colored? The coloring nature of complexes is fails to explain by the valence bond theory. मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट से बने हुए थे, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी कलर्ड कंपाउंड. Getting it? Why they are colored? Why the complexes of these D block element will impart the color? Why they get exist in a colored compound में क्यों exist होते हैं? जब क्वेश्चन पूछा गया, the answer for that reason question is fails to given by what? Valence bond theory. इसीलिए बोला गया valence bond theory fails to explain the coloring nature of complex. Why the complexes are considered to be colored? क्यों कलर रहते हैं, वही कलर क्यों इम्पार्ट करते हैं? सम आर ब्लू इन कलर, सम आर रेड इन कलर. व्हाट इज द रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ दोज कलर बाय दोज कॉम्प्लेक्सेस? क्यों वो कलर देते हैं, वो रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया था. एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? इट फेल्स टू डिफरेंशिएट, it fails to differentiate the weak field and strong field ligand. Getting the thing? तो इसने क्या बोला था? When any central metal atom get approached by the strong field ligand, the spin pairing take place. होता है. वीक फील्ड लिगैंड जब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच होगा, व्हेन एनी सेंट्रल मेटल एटम गेट अप्रोच्ड बाय द वीक फील्ड लिगैंड, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम, देयर इज नो स्पिन पेयरिंग बोल के बोला गया. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? ऑन व्हाट बेसिस वी आर डिफरेंशिएटिंग द लिगैंड इनटू द वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड? थोड़े लिगैंड्स को वीक फील्ड बोल के क्यों बोलते हो? सर्टेन लिगैंड्स आर टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड. व्हाट इज द रीजन? ऑन व्हाट बेसिस यू हैव क्लासिफाइड द लिगैंड्स इनटू द weak field and strong field? That reason cannot be given by what? Valence. On what basis the Linus Pauling has categorized the ligand into the weak field or strong field? He fails to explain the reason for the categorization of ligands into the weak field and strong field. क्यों बोला जाता है? थोड़े लिगैंड्स को हमने बोला कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर एटम रहा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते, हेलोजन सल्फर और ऑक्सीजन डोनर एटम रहा तो वीक फील्ड बोल के बोला जाता है. बोलते हो क्यों बोला गया? Why those ligands are termed as a weak field? What is the reason? Why certain ligands are termed as a strong field? What is the reason? It is fails to explain by what? Valence bond theory. And he fails to explain the mechanism of spin pairing. Spin pairing होता है, unpaired electron get paired up. क्यों होते हैं? वो आंसर इसने नहीं दिया. He fails to explain mechanism of spin pairing. क्यों होता है, कैसे होता है? Mechanism of spin pairing. Getting the thing? These are the certain limitations of what? Valence bond theory. उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया था मगर इसे रीजन मालूम नहीं थे. गेटिंग द थिंग? आपके जैसा था. गेटिंग द थिंग? ही हैज कैटेगराइज्ड द लिगैंड्स इनटू द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड. रीजन पूछा गया तो रीजन नहीं था. इसने बोला था कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स, द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड रहते. क्यों रहते? तो रीजन नहीं था. इसने क्या कहा था कि व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड गेट अप्रोचेस टू द सेंट्रल मेटल आयन द स्पिन पेयरिंग टेक प्लेस. क्यों बोल के पूछा गया? रीजन नहीं था. ड्यू टू दैट रीजन द न्यू थ्योरी कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. न्यू थ्योरी, ऑल द लिमिटेशन, जितने भी लिमिटेशंस थे, द करेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहने दो, कलरिंग नेचर रहने दो, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड रहने दो, और मैकेनिज्म ऑफ स्पिन पेयरिंग, all the limitations of valence bond theory get explained by the next one. That theory we call it as what? क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल के बोला जाता है. द थ्योरी वी कॉल इट एज व्हाट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इसके जितने भी लिमिटेशंस थे, whatever the limitations we have observed with respect to the valence bond theory,
The reasons or the answers of those limitations get given by whom? Crystal field theory दिया गया था. तो crystal field theory और simply call it as CFT बोल के बोलते हैं. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल के बोला जाता है. सर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बोला गया? इसमें ज्यादा अजम्पशन नहीं थे, सिंपल अजम्पशन थे. क्या थे? अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कॉम्प्लेक्स बनने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स साल्ट और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन बनना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स साल्ट बनना है, तो मेनली हमें दो कंपोनेंट चाहिए, एक सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा लिगैंड. इसने क्या बोला? द सेंट्रल मेटल आयन, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो सेंट्रल मेटल आयन रहेगा, कॉम्प्लेक्स बनते वक्त द सेंट्रल मेटल आयन विच इज प्रेजेंट इन एनी कॉम्प्लेक्स, इट इज जनरली एक्ट एज व्हाट? क्या बोल के एक्ट करेगा? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज बोल के एक्ट करेगा. इट इज एक्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बोल के एक्ट करेगा. गेटिंग द थिंग? अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, the central metal atom exists in any complex is generally act as what? Point positively charged species बोल के act करेगा. Getting the thing? And ligand जो रहेगा, ligands are the electron rich. The ligands are generally act as what? Point negatively charged species बोल के act करेगा. Getting the thing? According to the crystal field theory, the components those are required for the formation of complex, that is the central metal ion and ligand चाहिए. तो central metal ion जो complex बनने के लिए जो central metal ion जो रहेगा, it is always act as क्या बोल के act करेगा? Positively. It is electron deficient, तो point positive charge बोल के act करेगा. Getting the thing? And ligands are electron pair donors, electron rich, they get act as point negative charge. उसने क्या बोला? Point negatively charged species, that is a central metal ion, and point negatively charged species, that is a ligand, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या रहेगा? तो सेंट्रल मेटल आयन क्या करेगा? एज इट इज अ पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉइंट नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, दैट इज लिगैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. बाय विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इतना मालूम हुआ? वन. सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला सेंट्रल मेटल आयन के बारे में, दिमाग में रख लो. सेंट्रल मेटल एटम में डी ऑर्बिटल रहेंगे. अब मैं बोलूं आपको, अज्यूम दैट आई हैव गिवन अ सेंट्रल मेटल आयन F2, Fe+2 बोल के दिया है. Fe+2 इज अ सेंट्रल मेटल आयन. देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गॉन 3d6 4s0. तो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है. कोबाल्ट +3 d6 रहेगा. Zn+2 d10, कॉपर +2 d9, निकल +2 d8, मैंगनस +2 d5, मैंगनस +3 d4, क्रोमियम +2 d4, क्रोमियम +3 d3. तो कोई भी सेंट्रल मेटल आयन जो कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होगा, इट इज जनरली एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम d1 टू d10 रहेगा. तो उसने क्या बोला? When any central metal ion get exist in gaseous phase, कोई भी central metal ion, assume that this is a central metal ion, a central metal ion है, assume that it is a d block element. A d block element में example लूँगा, assume that Fe+2 is a central metal ion, which is required for the formation of complex. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? d6 रहेगा. 3d6 d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ऐसे. तो इसने क्या बोला? इफ एनी सेंट्रल मेटल आयन, दिमाग में जा रहा है, व्हेन एनी सेंट्रल मेटल आयन गेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, और when this central metal atom gets surrounded by the ligand,
get surrounded by the electrical field in a spherical fashion. दिमाग में जा रहा है? When any central metal ion get exist in the form of gas में जब exist होगा, when it is exist in the form of gaseous state, or when that central metal ion having D1 to D10 electronic configuration, कोई तो रहने दो, when it is surrounded by the ligand, when it is surrounded by the electric field, ligands are nothing but the electrical charge species, negatively charged species है, so they have the capacity to generate electric field. When they get surrounded by the ligand in a spherical manner, all the orbital present in the d subshell में जितने भी orbitals रहेंगे, all the orbital present in the d subshell get associated with same energy. इसने क्या बोला? कोई भी central metal ion जब gaseous state में exist होगा, when it is exist in the form of gas, or when that central metal atom gets surrounded by the electric field in a spherical fashion, स्पेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंजमेंट रहा उसके सराउंडिंग में, ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, ऑल द डी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द डी सबशेल गेट एसोसिएटेड विथ सेम एनर्जी. सभी ऑर्बिटल के पास क्या एनर्जी रहेगा? सेम रहेगा. सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ही कॉल इट एज, इसने क्या बोला? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोल के बोला. Such orbitals, those get associated with same energy. कब रहते हैं? दिमाग में रख लो. When the central metal ion get exist in the form of gas में exist होना चाहिए, और when it is surrounded by the ligand in a spherical fashion, when it is surrounded by the electric field in a spherical fashion, symmetrical electric field रहा, spherical electric field रहा, in presence of symmetrical electric field or a spherical electric field, or when it is exist in the form of gas, all the orbitals get associated with same energy. सभी orbital के पास same energy रहेगा. Such type of orbital he call it as degenerated orbitals. Degenerated orbital, degeneracy. Degenerated means orbitals associated with same energy. कब रहेंगे? दो conditions में रहते हैं. इतना मालूम हुआ. उसके बाद अब ये एक d सबशेल है. d सबशेल है. In these d सबशेल दिमाग में रख लो, तो टोटली कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? 5 ऑर्बिटल रहेंगे. What are those? dxy, dyz, dxz. ये तीन. इन तीन ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जब देखोगे, when you go through the structure of these three orbitals, assume that when you write the structure, these are having double shape. D subshell is having double shape रहेंगे. Assume that it is a x-axis, this is a y-axis. तो lobes जो रहते हैं, पढ़ा है structures, lobes रहेंगे. When you go through the structure of dxy, yz and xz का structure देखोगे, the lobes present in these subshell, those are always present in between the axes ही रहते हैं. ऐसे structure. Lobes जो रहेंगे x and y के बीच में तो रहेंगे, y and z के बीच में तो रहेंगे. The lobes present in these subshells are always placed in between the axis. X axis y तो बीच में रहेंगे, y and z बोल के रहा तो बीच में रहेंगे. तो they are always placed in between the axis. dxy रहने दो. Getting the thing? yz बोल के लिया. So these are the shapes of the orbitals. yz and next xz. ये तीनों ऑर्बिटल का शेप देखोगे, when you see the arrangement of our lobes in these three orbitals, we come to know that these three orbitals, in these three orbitals, the lobes present in these orbitals are placed in between the axis, x axis y, बीच में रहते हैं. तो yz, xz
तो इन तीनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या रहेगा? आउट ऑफ द 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द डी सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, आउट ऑफ द 5 ऑर्बिटल द फर्स्ट 3 ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर देखोगे, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड. इन दीज 3 ऑर्बिटल्स the orbitals are always placed what? In between the axis, in between the plane of the axis. बीच में रहते हैं. जो बीच में रहते हैं उनके लिए इसने एक अलग नाम दिया. इन तीनों ऑर्बिटल को इसने क्या बोल के बुलाया? T2G ऑर्बिटल्स बोल के बोला. क्या बोल के बोला गया? T2G ऑर्बिटल. व्हाट आर द T2G ऑर्बिटल्स? DXY, YZ, XZ. क्यों बोला गया? इन दीज 3 ऑर्बिटल्स the lobes are always placed in between the plane of the axis XY, YZ, XZ के बीच में थे. Such orbitals we generally call it as what? T2G orbitals बोल के बोला जाता है. क्या बोल के बोला जाएगा? T2G का मतलब ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल्स. गेटिंग द थिंग? T2G कौन कौन से? DXY, YZ, XZ. These 3 orbitals. उनका अरेंजमेंट X, Y and Z एक्सिस में देखोगे, these are always placed in between the axis. Hence these orbitals, these 3 orbitals he call it as T2G बोलते हैं. बोलोगे? 1. अभी 2 ऑर्बिटल बचे. कौन कौन से हैं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो रहेगा एंड dz स्क्वायर, इनका जब स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज अ x एक्सिस एंड दिस इज अ y एक्सिस. इन दीज ऑर्बिटल्स द लोब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द प्लेन ऑफ द एक्सिस टुवर्ड्स x एक्सिस. देखो x एक्सिस के तरफ ही है, y एक्सिस के तरफ है. इन दीज ऑर्बिटल्स द lobes are always pointing towards the axis. देखो x एक्सिस के तरफ, y एक्सिस के तरफ. they are present along the plane of the axis. the orbitals are placed in a such a way that they are present along the plane of the x axis or y axis. That is a dx square minus y square. dz square का स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज अ z एक्सिस बोल के लोगे. तो अरेंजमेंट कैसे रहेगा? ऐसे. इट इज अ dz स्क्वायर रहेगा. देखो, the orbitals are placed along the plane of z axis. The orbitals are placed along the plane of x and y axis. Getting the thing? ऐसे. यहां पे उन दोनों में क्या डिफरेंस है? उन तीनों में, ये दोनों में, उन तीनों में जो ऑर्बिटल्स जो है दे आर ऑलवेज प्लेस्ड इन बिटवीन द एक्सिस. इन बिटवीन द एक्सिस रहेंगे, उनको हम T2G बोल के बोला गया. ये जो 2 ऑर्बिटल्स थे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन दीज ऑर्बिटल्स आर प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द एक्सिस. समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसने क्या बोला? वट एवर द सेंट्रल मेटल आयन एज इट इज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज बिफोर द अप्रोच ऑफ द लिगैंड, जब सेंट्रल मेटल एटम गैसियस स्टेट में रहेगा और व्हेन इट इज सराउंडेड बाय द स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से अरेंज होगा, सभी ऑर्बिटल में क्या एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा. सच ऑर्बिटल ही कॉल इट एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल. इट इज अ फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला? The second point is what?
The d subshell generally associated with 5 types of orbitals. Out of the 5 types of orbitals, जो d, x, y, y, z and x, z है, in these orbitals, the orbitals are placed in between the axis. Axis के बीच में रहते हैं, जो axis के बीच में रहते हैं, उनको क्या बोल के बोला गया? T2g orbitals बोल के बोला गया, ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल्स बोल के। अब बाकी जो दो बचेंगे, व्हाट आर दोस? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो दो ऑर्बिटल्स रहेंगे, इनमें द ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड अलोंग द प्लेन। देखो एक्स एक्सिस के तरफ, वाई ऐसे थे, ये बीच में थे ये तीनों, मगर ये क्या है? अलोंग द प्लेन ऑफ द एक्सिस। डी इन दीज टू ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स आर प्लेस्ड ऑलवेज along the plane of the axis. The orbitals in a d subshell, those are placed along the plane of the axis. Those orbitals he call it as EG orbitals बोल के बोला गया। क्या बोल के बोला गया? EG orbital, doubly generated orbitals बोलते हैं। क्या बोलते हैं? doubly generated, doubly generated ऑर्बिटल्स बोल के बोला, डबली जनरेटेड ऑर्बिटल्स। दिमाग में जा। डी सबशेल मेनली कंसिस्टिंग ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। आउट ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स, द फर्स्ट 3 डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, दीज ऑर्बिटल्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द एक्सिस। एक्स एंड वाई के बीच में ही है, वाई एंड जेड के बीच में ही आ रहा है, तो they are always placed in between the axis. Hence these 3 orbitals we call it as, कौन कौन से? T2g में dxy, yz, dxz, these 3 orbitals he call it as T2g बोल के बोला गया। And these 2 orbitals, those are placed along the plane of the axis, those we call it as EG orbitals बोल के बोला गया। Getting the thing? समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? तो these are the things you have to be remember with respect to the crystal. इतना समझ में आया? हुआ? लिख लो, then we will move towards the next postulates. क्या होता है? हुआ? Getting the thing? Then move to the next one. By using this concept, he has explained the crystal field theory by using the 2 types of complexes. One is octahedral complex, another one is tetrahedral complex. Getting the thing? By using this theory, he has explained the crystal field splitting energy, or he has explained these components by using 2 types of complexes. What are those? Octahedral and tetrahedral. हमें one by one पढ़ना है। Octahedral का मतलब the central metal atom get approached by how many ligands? 6. What will happen to these 5 orbitals when the central metal atom get approached by 6 ligand? When any central metal atom get associated with a d electronic configuration, when it is approached by 6 ligand, तो उसमें क्या क्या changes आएंगे? That is explained by this person. One. And second thing, what will happen to the central metal ion? What will happen to the electronic configuration of central metal ion when it is approached by 4 ligands in a टेट्राहेड्रल फैशन? उसने एक्सप्लेन किया। तो इतना समझ में आया? टेक दिस, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हुआ है नेक्स्ट वन, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? देन देखो क्या होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी इजी है ये। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज स्पीसीज रिपल होते हैं, इतना तो मालूम है। इतना मालूम रहा तो एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ गया समझो। इतना मालूम रहना चाहिए T2g किसे बोला जाता है? इन बिटवीन द एक्सिस T2g, अलोंग द प्लेन ऑफ द एक्सिस EG। EG में कौन से है? ये 2 लोग है। T2g में वो 3 लोग है। इतना समझ में आया? अब देखो क्या होगा। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्या बोल के लिखोगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोल के लिखो। नेक्स्ट वन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सर ये स्प्लिटिंग क्या है मैं बोलूंगा आपको। हाँ, व्हाट विल हैपन, स्प्लिट मीन्स ब्रेक हो जाना, सेपरेट हो जाना, गेटिंग द थिंग। तो इसने क्या बोला, जब कोई भी लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा, उसमें 5 ऑर्बिटल रहते हैं, 3r T2g एंड 2r EG। जब ऐसे लिगैंड उसको अप्रोच हो जाएंगे तो वो 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे। क्यों स्प्लिट होते हैं, कैसे स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होने से मैग्नेटिक चेंजेस क्या आएंगे, लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कब बोला जाएगा, वीक फील्ड कब बोला जाएगा, what is the reason for the color formation, all get explained by this theory only. Crystal field splitting in what? Octahedral complex. Octahedral complex means central metal atom has to be linked with how many ligands? 6. देखो होता क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लूं, एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करते हुए चले जाऊंगा। टेक एन एग्जाम्पल, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लो। आपको अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है, तो हाइब्रिडाइजेशन गेट एक्सप्लेन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ज्योमेट्री गेट एक्सप्लेन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वी हैव टेकन द, वी हैव स्टडीड द नंबर ऑफ एग्जांपल्स। पढ़े हो? कोई तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लो जिसका ज्योमेट्री क्या रहना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल रहना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, FeCN6 -4, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक कैटायन है, एक सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज Fe, गेट एग्जिस्ट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 में है, और 6 लिगैंड्स हैं, -1, ओवरऑल चार्ज माइनस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एनायन है। गेटिंग द थिंग। देखो ये कैसे होता है, क्या क्या होगा, ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होगा, स्पिन पेयरिंग क्यों होता है, ऑल द थिंग्स गेट एक्सप्लेन बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोला जाता है, अब देखो एक कॉम्प्लेक्स बनना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वी नीड 1 सेंट्रल मेटल एटम एंड 6 लिगैंड चाहिए। तो विच इज द सेंट्रल मेटल आयन हियर, Fe+2 है, दिस इज अ सेंट्रल मेटल आयन। Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, atomic number 26, nearest noble gas argon, 3d6 4s2. It is the electronic configuration of Fe. But in this complex Fe get exist as Fe+2, so it has to lose 2 electron, 2 electron lose कर देगा, तो क्या बनेगा, 3 nearest noble gas argon 3d6, तो this is a 4s0, तो this is a 3d6 है, तो दिस इज अ d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Assume that if this Fe+2 get exist in the form of gaseous phase में रहेगा, gaseous phase में रहेगा, तो all these orbital get associated with same charge, तो such orbitals we call it as, अब ये 5 orbitals are termed as what, degenerated orbitals। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था, द सेंट्रल मेटल आयन ऑलवेज एक्ट एज point positive charge, this point positively charged species always have the tendency to attract point negatively charged species। point positive and negative ligands के बीच में एक force of attraction रहेगा, that force of attraction we call it as, देखो लिगैंड अप्रोच करने से पहले Fe+2 ऐसा था, all the orbitals are having equal amount of energy, degenerated orbital थे। as it is a point positively charged species, तो ये क्या करेगा, it will attracts किसे, point negatively charged species को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लिगैंड को। कितने लिगैंड्स है, 6 लिगैंड्स है, 6 ligands है। Once this Fe+2 will attract the 6th ligand towards itself, जब 6 ligand को अपनी तरफ अप्रोच करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो these 6 ligands will approach us to central metal atom, इसके सराउंडिंग में आके बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे, these are having octahedral geometry,
तो कहां कहां पे बैठेंगे? द 6 ligands which attract towards the central metal atom, which are approaches to the central metal atoms from 6 corners of octahedron. ऐसे अप्रोच करेंगे, एक Cn माइनस इधर, एक इधर, इधर. These are having octahedral geometry. Once one central metal ion will attract those 6 ligand towards itself, वो 6 ligand उसके तरफ आएंगे. आने के बाद क्या होगा? सर कहां पे बैठेंगे? As these are having the octahedral geometry, the 6 ligands surround the central metal atom. It is a central metal atom, Fe+2 with d6 electronic configuration. These 6 ligand will surround the central metal atoms from the 6 corners of the octahedron. एक यहां पे, 2, 3, देखो 4, 5, 6, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2, ऊपर एक, नीचे. अप्रोच हो गए. जैसे ही अप्रोच हो गए, once they get approaches to the central metal atom, the central metal atom is having d subshell. उसमें d subshell है. d subshell में 2 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है. कौन कौन से? T2G and EG. देखो यहाँ पे 1,6 ligand get approaches to the central metal atom from the 6 corners of the octahedron. Out of the 5 orbital present in the d subshell, the first 3 orbitals, इनको हम क्या बोल रहे हैं? The first 3 orbitals we call it as T2G बोल रहे हैं. These are arranged. कैसे अरेंजमेंट है इनका? These are always placed in between the axis, and these 2 orbitals we call it as EG. These are placed along the plane of the axis. अरेंजमेंट ऐसे रहेगा. वो स्ट्रक्चर को रिकॉल करो, अभी अभी जो हमने ड्रॉ किया था. Getting the thing? Once the 6 ligands will approach us to the central metal ion in an octahedral fashion, out of the 5 orbital present in the d subshell, as these 3 orbitals are placed in between the plane of the axis, ऐसे बीच में रहने से, ऑर्बिटल ऐसे ही है, as they are placed in between the plane of the axis, बीच में रहने से, अब ये ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, लिगैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स है. These are metal electrons, these are ligand electrons. Cn minus, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है. The electron those are associated with the ligand, ligand electrons बोल के बोलते हैं. The electron those are present in a metal, we call it as metal electrons बोल के बोलेंगे. Once the 6 ligand will approaches to the central metal atom from the 6 corners of the octahedron, out of the 5 orbital present in the d subshell, the first 3 orbital T2G, dxy, yz and xz, as these 3 orbitals are placed in between the axis, hence they get separated by the ligand from a larger distance. ligand से दूर रहते हैं. ligand से यहाँ पे है. as these orbitals, orbital में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, as these orbitals are placed in between the plane of the axis, or as these orbitals are placed in between the ligands, देखो ligand के बीच में है, बीच में रहने से इनके बीच में मेटल इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या रहता है? कम रहेगा. दिमाग में जा रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ. 1 EG ऑर्बिटल में देखो, इन EG ऑर्बिटल द ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड along the plane of the axis. Correct? As they are placed along the plane of the axis, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, लिगैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर प्रेजेंट एट सेम प्लेन. करेक्ट? दोनों एक ही प्लेन में है. एक ही प्लेन में रहेंगे तो ऑर्बिटल, मेटल के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लिगैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दे आर फेसिंग वन अनदर, तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा. समझ में आ रहा है? ये दिमाग में रखना है, यही मेन है. Getting out of the 5 orbitals present in the d subshell, as the first 3 orbitals are placed in between the axis, and first
other two orbital dx square minus y square and dz square as they are placed along the plane of the axis Eg and T2g बोल के बोला जाता है. When such type of central metal ion having T2g and Eg orbital get surrounded by the 6 ligands in an octahedral fashion, the first 3 orbital T2g orbital are arranged in such a way that they are placed in between the ligands or in between the plane of the ligands. ligand के बीच में रहते हैं. Hence they will experience lesser repulsive force. दिमाग में जा रहा है? As these Eg orbitals are placed along the plane of the ligand or along the plane of the axis, ligand के तरफ ही है, along the plane of axis में रहने से they will experience maximum repulsive. पहले सभी के पास एनर्जी क्या था? सेम था. यहां पे क्या हुआ? 2 ऑर्बिटल स्टार्टेड टू व्हेन 6 ligand approaches to the central metal atom in an octahedral fashion, these 2 orbital experiences larger repulsion. क्यों? ड्यू टू मेटल इलेक्ट्रॉन लिगैंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू हुआ. रिपल्शन शुरू होने से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ? रिलीज होना शुरू हुआ. Getting the thing? These 2 orbital experiences larger repulsive force. Due to that reason, these 2 orbital repulsion से energy release होगा. That energy get absorbed by these 2 orbital. ये दोनों orbital वो energy absorb कर लेंगे. Absorb करने के बाद इनके पास energy क्या हुआ? ज़्यादा हुआ. ज़्यादा होने से these 2 orbitals get splits itself and moves to higher energy orbitals. कौन गए? Eg चले गए. Because Eg orbitals are placed along the plane of ligand, hence metal electron ligand electron के बीच में repulsion ज़्यादा हुआ. Due to the metal electron and ligand electron repulsion, energy get released. That energy get absorbed by these 2 orbitals or electron present in these 2 orbital and moves to the higher energy level. हाइयर एनर्जी लेवल पे चले गए. कौन चले गए? हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल्स. चले गए. दिमाग में जा रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये जो 2 ऑर्बिटल है, सॉरी द फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स है, दे आर प्लेस्ड in between the ligands. They are separated by the ligands at a greater extent. Hence metal electron ligand electron repulsion minimum रहेगा. तो इनके पास एनर्जी कम रहेगा. Hence they will comes to the ground state. T2g नीचे आ गए. तो this state we call it as lower energy state. समझ में आया? Getting the thing? This process we call it as splitting up of orbital. Orbital break हो गया. Once 6 ligand get approaches to the central metal atom, out of 5 orbitals, Eg orbitals as they are placed along the plane of the ligand, ligand के तरफ ही रहने से ligand में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा. रिपल्शन से थोड़ा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे. अब्सॉर्ब कितना एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं? इतना 3/5 डेल्टा नॉट और प्लस 0.6 डेल्टा नॉट. इतना एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेके ऊपर चले गए. गेटिंग द थिंग? इनके पास कितना एनर्जी कम रहता है? इनके पास -2/5 डेल्टा नॉट और -0.4 डेल्टा नॉट. इनके पास कितना एनर्जी कम पड़ा? इतना. दे विल फील मिनिमम रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द लैक ऑफ एनर्जी. कितना एनर्जी कम था? 0.4. माइनस कम था, माइनस ज्यादा हुआ, प्लस हुआ. इससे हम क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन को बैरी सेंटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 डेल्टा नॉट और 1 डेल्टा क्यू और सर्टन बुक्स 10 डेल्टा क्यू बोल के भी बोला जाता है. गेटिंग द थिंग? इससे ज्यादा कितना एनर्जी हुआ इनके पास? प्लस 3/5. उतना ज्यादा हुआ तो ऊपर चले गए. पहले इतना एनर्जी था, इतना ज्यादा हुआ ऊपर चले गए. इससे एनर्जी कितना कम पड़ा? हाँ, ये नीचे आ गया.
आ गए। दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज स्प्लिटिंग अप ऑफ ऑर्बिटल। स्प्लिट क्यों होता है मालूम हुआ? जैसे ही स्प्लिट हुआ, वंस द स्प्लिटिंग अप ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस, यहां पे याद रख लो, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड आएगा। गेटिंग द स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों बोला जाता है? अब यहां पे इन दिस कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम गेट अप्रोच्ड बाय Cn माइनस। व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगैंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोल के बोलते थे। कार्बन इज अ डोनर एटम, हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्यों बोला जाता है? इसका रीजन इसने दिया। इसने क्या दिया? व्हेन एनी लिगैंड अप्रोचेस टू द सेंट्रल, 6 लिगैंड अप्रोच हो रहे हैं, व्हेन एनी लिगैंड अप्रोचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम, इफ इट विल प्रोड्यूस ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, if the ligand will produce greater electric field, तब क्या होगा? मेटल इलेक्ट्रॉन एंड लिगैंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो रिपल्शन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो दीज ऑर्बिटल विल अब्सॉर्ब दैट एनर्जी, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करके ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। गेटिंग द थिंग? वीक फील्ड लिगैंड रहा तो क्या होगा? सर्टेन लिगैंड्स व्हेन सराउंड्स द सेंट्रल मेटल एटम इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फैशन, दे विल प्रोड्यूस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो क्या होगा? मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा। जब रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगा। जब एनर्जी कम रिलीज होगा, दैट एनर्जी गेट अब्सॉर्ब्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड मूव्स, इतना ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पे कहां तो बैठ जाएंगे। सेपरेशन क्या होगा? कम होगा। एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ तो ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब किया तो ज्यादा ऊपर जाएगा। तो व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड get approaches to the central metal atom, it will produce greater electric field around central metal atom. समझ में आ रहा है? Hence metal electron ligand electron repulsion ज्यादा होगा। Hence splitting up of orbitals, the separation of orbitals take place at greater extent. आप जितना जोर से धक्का मारोगे आगे का आदमी उतना जोर से आगे जाएगा। गेटिंग द थिंग? तो वही स्ट्रॉन्ग फील्ड, आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन लिगैंड इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ही रिपल्शन क्रिएट होगा। जितना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी ऑर्बिटल अब्सॉर्ब करके और ऊपर जाएंगे। गेटिंग द थिंग? समझ में आ रहा है? If any ligand is there that will produce a weaker electric field, repulsion, मेटल इलेक्ट्रॉन एंड लिगैंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम रहेगा। रिपल्शन कम रहेगा तो रिपल्सिव एनर्जी जो रिलीज होगा वो कम होगा, तो ये ऑर्बिटल कम एनर्जी रिलीज अब्सॉर्ब करेंगे तो ऊपर जाएंगे नहीं, थोड़ा ही ऊपर जाते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। दोनों ऑर्बिटल कम सेपरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो वीक फील्ड लिगैंड है। ज्यादा दोनों ऑर्बिटल देखो कितना सेपरेट हुए, इधर से इधर तक ज्यादा सेपरेट हुए तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। गेटिंग द थिंग? समझ में आ रहा है? 1 इतना मालूम हुआ। जैसे ही ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, वंस द ऑर्बिटल T2g and EG orbital get splits into one another, then the filling up of orbital take place. फिल होना शुरू होता है। हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बोलोगे तो कैसे फिल होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेट एंटर्स इनटू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे जाना चाहिए। हुंड्स रूल बोल के पढ़ा था हमने। हुंड्स रूल क्या बोलता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? When all the orbital present in the subshell gets equal number of electrons, then only the pairing take place. That is the Hund's rule of maximum multiplicity बोल के बोला जाता है। अब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फोर्थ ऑर्बिटल यहाँ पे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए, मगर लिगैंड देखो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड रहने से इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम सेपरेशन होगा। ये जो सेपरेशन होता है, जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट एनर्जी वी कॉल इट एज डेल्टा नॉट। यहां पे मैं बार बार डेल्टा नॉट बोल के लिख रहा हूं। ये डेल्टा नॉट का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा नॉट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा नॉट? crystal field splitting energy, that is CFSC in O का मतलब octahedral complex। गेटिंग द थिंग? इतना याद रख लो, अभी बहुत कुछ है इसमें, ये ड्रॉ करके इतना रख दो। कल जब मैं आऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास ये डिटेल में पढ़ने आता है। स्पिन पेयरिंग होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्यों होता है? दैट आंसर इज गिवन बाय दिस पर्सन। 1 स्पिन पेयरिंग तीनों यहीं पे आ जाएंगे। क्यों आते हैं? 1 कलर कॉम्प्लेक्सेस आर कलर रहते हैं, क्यों रहते हैं? ऑल द थिंग्स गेट एक्सप्लेन बाय दिस मैकेनिज्म ओनली। वो कैसे होता है विल गो थ्रू इन व्हाट नेक्स्ट बिट में पढ़ने आता है। फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन द सिलेबस इज अप टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी एक 3 एग्जाम्पल है, और इन टेस्ट में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन में 3-4 है। जस्ट MnCl6, MnCn4, MnCn6 या PF6 ऐसे दिए सो है। ऑल एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड इन योर डेली क्लासेस। जितना आपके सिलेबस के लिए उतना, उससे ज़्यादा मैंने बोला है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक आपका संडे एग्जामिनेशन रहेगा। इफ देर इज अ चांसेस नेक्स्ट वीक में कुमुलेटिव एग्जाम रह सकता है। कुमुलेटिव बोले तो मालूम है, अभी तक जितने चैप्टर हुए हैं वो सभी D&F, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी एंड 15, 16, 17, 18 वो रहा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक पढ़ा रहा हूँ, इट इज द लास्ट बिट। वो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये भी आ जाएगा। गेटिंग द थिंग? फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही लिखना है। ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी मैंने तभी कंप्लीट किया है। फॉर द 2 days आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स। आपको परफेक्शन होने के लिए एग्जाम्पल्स मैंने बोला है, गो थ्रू दैट वन, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता है। समझ में आ रहा है? द अदर थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने आता है।